नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी कोर्ट में पेशी के बाद भेजे गए होटवार जेल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी कोर्ट पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उन्हें ईडी कोर्ट लेकर पहुंची थी। महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से रिमांड पर लेकर ईडी के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे थे। रांची के बड़गई अंचल की जमीन मामले में ईडी की टीम ने उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद झारखंड के तत्कालीन सीएम व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह आरोपी हैं। इस मामले में उन्हें 10 समन भेजे गए थे। पहली बार पूछताछ के बाद दूसरी बार ईडी की टीम सीएम आवास में पूछताछ करने 31 जनवरी को पहुंची थी। 7 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। गुरुवार को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित। झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार शाम 5 बजे से होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। गौरतलब है कि 16 फरवरी को चंपाई मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे से राजभवन में कार्यक्रम होगा। इससे पहले चंपाई कैबिनेट की दूसरी बैठक 12 फरवरी को हुई थी, जिसमें कुल 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। हजारीबाग में 8 साल के बच्चे का अपहरण, 5 लाख फिरौती की मांग, 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक स्थित उसकी दुकान से अपराधियों ने बुधवार की शाम में उसका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता ने छोड़ने के एवज में फोन कर 5 लाख रुपए फिरौती मांगी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी तक बच्चे की बरामदी नहीं हुई है। हजारीबाग जिले के चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक से दिनेश साहु का 8 वर्षीय पुत्र दीपक साहु बुधवार की शाम को अपनी दुकान से लापता हो गया। परेशान परिजनों ने कई जगहों पर उनकी खोजबीन की, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस रेस हो गई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक बच्चा बरामद नहीं हो सका है। सीएम चंपाई सोरेन पहुंचे पृथक गांव, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं और दिया समाधान का भरोसा। सीएम चंपाई सोरेन गुरुवार को अपने पृथक गांव गम्हरिया प्रखंड सरायकेला खरसावां के जिलिंगगोड़ा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सभी को समाधान का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा कि जनता की परेशानियों का निदान कर सके। जिलिंगगोड़ा में मुलाकात करने आए लोगों से कहा कि आपके सुख दुख में ये सरकार हमेशा से आपके साथ खड़ी है। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि यही वजह है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का दल आपके दरवाजे पर पहुंचा। आपकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका समाधान किया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि यह आपकी सरकार है। हम सभी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी से ही राज्य का विकास संभव है। इस मौके पर कई लोगों ने अपनी समस्याएं और परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का त्वरित और यथोचित निराकरण होगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि उनके सुख दुख में सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे और वे आपके बीच होंगे। इसके लिए जेएमएम ने राज्य स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल, फसलों को नुकसान। बुधवार की रात हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य भर में कई जगहों पर जोरदार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। बुधवार की देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवा और गर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। करीब 7 बजे बारिश शुरू हुई, जो देर रात तक रुक रुक कर होती रही। कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। राजधानी रांची के मांडरवा चान्हो प्रखंड के कई जगहों पर बुधवार को जोरदार ओलावृष्टि हुई। दोनों प्रखंड में ओले गिरे हैं। मांडरवा चान्हो प्रखंड में बुधवार को बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने कई किसानों की नींद भी खराब कर दी है। इस ओलावृष्टि के कारण कई किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
धनबाद जिले में मामूली विवाद में भिड़े दो समूह के लोग। निरसा में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुसरी पंचायत में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दो समूह आपस में भिड़ गए। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगभग पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस इलाके में गश्त कर रही है और हिंसा फैलाने के आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मिली खबर के मुताबिक एक बच्चे को तेज गति से बाइक से चोट के बाद मामला भड़का है। इसमें दो समूह आपस में भिड़ गए हैं। इस बारे में पुलिस ने फिलहाल कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय युवक प्रवीण कुमार ने बताया कि बच्चे को बाइक से हल्की चोट लगी है, लेकिन इसी बात को लेकर दो समूह आपस में भिड़ गए। पहले बहस हुई और फिर इसने मारपीट का रूप धारण कर लिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस को इसकी खबर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। वहीं इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की खबर है। चुनावी बॉन्ड स्कीम पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। चुनावी बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम आरटीआई का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, उच्चतम अदालत ने एसबीआई से 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों को संवैधानिक पीठ ने इस संबंध में गुरुवार को फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए कुल 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस पर सुनवाई की थी और नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसला एकमत है। हालांकि इस मामले में 2 फैसले हैं, लेकिन निष्कर्ष एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी थी, लेकिन इस दलील से लोगों के जानने के अधिकार पर असर नहीं पड़ता। यह योजना आरटीआई का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा सरकार ने दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी बताया, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने कहा चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1) के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। हालांकि हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं। इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा, इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। किसी व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव निजता के अधिकार के तहत आता है। शीर्ष अदालत ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 19(1) और वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित धारा 13(b) का प्रावधान अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। 90,000 में 8 महीने की बच्ची का हुआ था सौदा। सातिरों ने ऐसे मां को झांसे में लिया। 8 महीने की बच्ची की खरीद फरोख्त का मामला रामगढ़ थाने में आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बच्ची को CWC को सौंप दिया है। CWC ने बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया। बच्ची के पिता राहुल साहनी ने बताया कि 4 महीने पहले एक दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था, जिसके बाद से वह घर में ही रहता है। दिसंबर 2023 में उसकी पत्नी बच्ची को लेकर अपने मायके हजारीबाग गई थी, लेकिन 11 फरवरी 2024 को जब उसकी पत्नी वापस घर आई तो बच्ची उसके साथ नहीं थी। जब पिता ने बच्ची के बारे में पूछा तो पत्नी ने बताया कुछ दिन पहले राहुल कुमार राम, जो बरकाकाना का रहने वाला है, वह और रीता देवी नाम की महिला उसके पास आई थी। उन दोनों ने कहा कि उसके पति का पैर टूट गया है और उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में वे बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पाएगी। ऐसे में बच्ची को हमें दे दे और हम दोनों उसका पालन पोषण करेंगे, और जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो बच्ची को वापस ले लेना। जिसके बाद उसने बच्ची को उन्हें सौंप दिया। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को काफ़ी डांटा और बच्ची को खोजने के लिए निकल गया। जब बच्ची के पिता ने राहुल कुमार और रीता देवी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्ची को 90,000 रुपये में रीना कुमारी और गौतम कुमार राम को बेच दिया है। बच्ची के पिता का आरोप है कि राहुल कुमार और रीता देवी ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर उससे मेरी बच्ची को लेकर उसे रीना कुमारी एवं गौतम कुमार को बेच दिया। रीना कुमारी और गौतम कुमार राम राहुल कुमार राम उर्फ अमन कुमार के जीजा और बहनोई लगते हैं। रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू ने बताया कि बच्ची को अपहरण कर भेज देने की बात सामने आई थी। बच्ची के पिता राहुल ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कांड दर्ज कर भुरकुंडा से बच्ची को बरामद किया गया। कागजी कार्रवाई के बाद बच्ची को पिता को सौंप दिया गया। इसके बाद बच्ची खरीद फरोख्त मामले में 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बच्ची को खुद उसकी मां ने बेचा है या फिर उसकी गरीबी का हवाला देकर बहला फुसला कर बच्ची के पालन पोषण का हवाला देकर बेच दिया गया, इस बिंदु पर जांच चल रही है।
मंत्रिमंडल विस्तार को दिया जा रहा अंतिम रूप, जाने कौन से होंगे नए चेहरे जिन्हें मिल सकता है मौका। चंपा सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को है, पर अब तक मंत्रियों के नाम पर अंतिम मोहर नहीं लग सकी है। झामुमो के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्टी के कोटे से कौन कौन मंत्री होंगे, पुराने चेहरे ही रहेंगे या नए चेहरे आएंगे। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि कुछ चेहरे बदले जाएंगे, पर यह 15 फरवरी को ही तय हो पाएगा कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ही थे, एक मंत्री पद को खाली रखा गया था, पर इस बार सीएम के अलावा 11 मंत्री रखने पर विचार किया जा रहा है। इसे लेकर झामुमो के शीर्ष नेता कई दौरे की बैठक सीएम चंपा सोरेन के साथ कर चुके हैं। दुमका में सीएम के कार्यक्रम के बाद बसंत सोरेन की बात भी हुई है। यह मानना जा रहा है कि बसंत सोरेन का मंत्रिमंडल में स्थान तय है। पुराने चेहरों में जोबा मांझी, हफीजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर का स्थान भी तय माना जा रहा है। बेबी देवी को लेकर भी बातें हो रही है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि उन्हें स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सम्मान देने के लिए मंत्री बनाया गया है, इसलिए उनके बदले जाने की संभावना कम है। 12वें मंत्री के रूप में सीता सोरेन अथवा सुदीप्य कुमार सोनू को लेकर बातें हो रही है। हालांकि यह तय नहीं हो सका कि कौन होगा। 15 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से राय लेकर 12वें मंत्री का नाम तय करके सूची राजभवन को भेज दी जाएगी। जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झामुमो कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम के समर्थन में जमकर लगाए नारे। जमीन घोटाले के आरोपित हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनको होटवार जेल भेजा गया है। जेल से कुछ ही दूरी पर झामुमो के समर्थक खड़े नजर आए। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। झामुमो कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। साथ ही हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगातार लगाते जा रहे थे। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। बता दें कि पिछले 13 दिनों से हेमंत सोरेन से रिमांड पर पूछताछ हो रही थी। गुरुवार को उनके रिमांड की अवधि खत्म हो गई थी, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ रांची चौक चौराहों पर झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत है तो हिम्मत है जैसे नारे लिखे पोस्टर लगा दिए गए हैं। झामुमो कार्यकर्ता अपने नेता हेमंत सोरेन के समर्थन में चारों ओर खड़े हो गए हैं। गुरुवार को जगह जगह पर इसका उदाहरण भी देखने को मिला। कहीं भूख हड़ताल तो कहीं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार ने कौशल विकास की 2 उप योजनाओं पर लगाई रोक। झारखंड सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18 से 35 वर्ष के 1,40,000 युवक युवतियों को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। योजना के तहत रोजगार के मामले में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 4 उप योजनाएं चलाई जा रही है। 2 उप योजनाओं सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है। योजना रोकने के लिए यह तर्क पेश किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक युवक युवतियों को प्रशिक्षित किए जाने का अनुमान है। कौशल विकास मिशन के निदेशक सह मुख्य कार्यपालक संजीव बेसरा ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। मिशन निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना की दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में प्रशिक्षण के लिए चुनी गई एजेंसियों को प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए वर्क ऑर्डर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का अनुमान है। इससे प्रशिक्षण के लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करने की जरूरत है। इन परिस्थितियों के तहत प्रशिक्षण के लिए चुनी गई एजेंसियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अगले आदेश तक कोई नया बैच न बनाएं। साथ ही उन बैचों का भी प्रशिक्षण तत्काल प्रभाव से बंद कर दे जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा। प्रशिक्षण पर रोक का यह आदेश तत्काल प्रभाव व अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। वृंदा करात का बड़ा बयान, वामपंथ के सामने है चुनौतियां लेकिन मैं हताश नहीं हूं। माकपा की दिग्गज नेता पुलिस ब्यूरो सदस्य वृंदा करात झारखंड दौरे पर हैं। वृंदा करात ने झारखंड की राजनीतिक, लोकसभा चुनाव, वाम एकता सहित कई सवालों का जवाब दिया। संवाद में श्रीमती करात की जिंदगी से जुड़े कई लम्हों और पुरानी यादों को समेटते सवाल भी थे। उन्होंने जीवन की कई ऐसी रोचक बातें बखूबी बताई, वामपंथ की चुनौती भी बताई, तो विचारधारा के मोर्चे पर जीत को लेकर भी उम्मीदें जताई है। उन्होंने कहा कि वामपंथ के विचारों पर जबरदस्त हमला है लेकिन हम समझौते नहीं करेंगे। उनका 2 टूक कहना है कि मैं हताश नहीं हूँ। चौथे टेस्ट के लिए जेएससीए ने किया टिकट का दाम तय। भारतीय टीम अभी इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत का स्वाद चखा है। वहीं तीसरा टेस्ट मुकाबला 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा। मैच को लेकर दोनों टीमें राजकोट पहुंच चुके हैं और प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। मगर इससे पहले भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है।
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा तीसरे टेस्ट में खेलते नजर आ सकते हैं। वे चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन अब पूरी तरह से फिट लग रहे हैं। जडेजा की फिटनेस को लेकर स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने अपडेट दिया है। कुलदीप ने कहा कि उनके हिसाब से जडेजा तीसरे टेस्ट में खेलेंगे, वहीं चौथा टेस्ट मुकाबले रांची में खेला जाएगा। रांची के JSCA स्टेडियम में 23 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा। सबसे कम 400 रुपये की टिकट है, वहीं सबसे अधिक 2000 रुपये की टिकट है। JSCA के अध्यक्ष संजय शाह ने बताया कि विंग ए और विंग सी के लोअर टियर के टिकट का मूल्य 400 रुपये प्रतिदिन, जबकि विंग बी और विंग डी के लोअर टियर के टिकट का मूल्य 500 रुपये प्रतिदिन होगा। इसके अलावा अमिताभ चौधरी पवेलियन में प्रीमियम टेरिस का 700 रुपये प्रतिदिन, प्रेसिडेंट इनक्लोजर का 2000 रुपये प्रतिदिन, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स का 1500 रुपये प्रतिदिन और कॉरपोरेट बॉक्स के टिकट का मूल्य 1200 रुपये प्रतिदिन रहेगा। इनमें से किसी में हॉस्पिटैलिटी खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों ने मचाया उत्पात, हमले में QRT टीम के एक सदस्य की मौत, 6 लोग घायल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसोल थाना क्षेत्र के सांड्रा पंचायत के लोधनवानी गांव में बुधवार की देर रात 10 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल के बाकुंडा से QRT टीम बुलाई। इस दौरान हाथियों के झुंड ने QRT टीम के एक सदस्य की उठाकर पटक दिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम 45 वर्षीय बबलू बास्के था। वह पश्चिम बंगाल के बाकुंडा के डुबू खाना गांव का रहने वाला था। हाथियों को भगाने के क्रम में QRT टीम के 3 अन्य सदस्य गिरकर घायल हो गए। इसके साथ ही बरसोल के लोधनवानी गांव के लोग भी दौड़कर भाग रहे थे, तभी 3 लोग गिरकर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात करीब 2 बजे 10 हाथियों के झुंड ने लोधनवानी गांव में प्रवेश कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच ग्रामीणों ने हाथी भगाने वाले दल को इसकी सूचना दी। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा से QRT टीम बुलाई गई थी। टीम में 10 लोग शामिल थे। मौके पर पहुंचकर QRT की टीम हाथियों को भगाने में जुट गई। हाथियों को भगाते भगाते एक टीम के सदस्य बिछड़कर दूसरी ओर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद हाथियों ने उस पर हमला कर दिया, उससे उसकी मौत हो गई। इसी भगदड़ में QRT टीम के 3 और सदस्य दौड़ने के दौरान गिरकर घायल हो गए हैं। हेमंत सोरेन के सकुशल रिहाई के लिए आदिवासी समाज की महिलाओं ने की पूजा, मांगी मन्नत। आदिवासी समाज की महिलाओं ने हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए करमाटोली चौक स्थित धुमकुड़िया भवन के समीप सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने मन्नत मांगी है कि जल्द से जल्द हेमंत सोरेन की रिहाई हो जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, झूठे और बेबुनियाद केस में फंसाकर हेमंत सोरेन को जेल भेजा है। इस दौरान आदिवासी समाज की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर धुमकुड़िया भवन के समीप सरना स्थल पहुंची और आराधना की। महिलाओं ने हेमंत सोरेन के सकुशल बरी होने एवं घर वापसी के लिए मन्नत मांगी है। उधर दूसरी तरफ झामुमो का विरोध प्रदर्शन जारी है। झामुमो कार्यकर्ता मोहरावादी बापू वाटिका के पास भूख हड़ताल कर रहे हैं। मालूम है कि 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से उनसे लगातार 13 दिन तक रिमांड में पूछताछ हो रही है। रांची में 20 फरवरी के बाद जुटेंगे क्रिकेट के सुपरस्टार, जाने कब से मिलेंगे टिकट। झारखंड के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को एक बार फिर टेस्ट मैच की मेजबानी मिली है। JSCA स्टेडियम में कुछ दिन बाद से क्रिकेट प्रेमियों का जमावड़ा लगेगा। यहां 23 से 27 फरवरी तक भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर JSCA की तैयारी अंतिम चरण में है। JSCA के अनुसार अगले 2 दिनों में टिकट कीमत जारी कर दी जाएगी। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बेचे जाएंगे। 20 फरवरी से काउंटर टिकट की बिक्री शुरू की जा सकती है। मैच 9:30 बजे से शुरू होगा। दर्शकों की एंट्री 8 बजे से होगी। फिलहाल घास कटिंग को लेकर पिच को दुरुस्त किया जा रहा। दर्शक दीर्घा की साफ सफाई हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग टीम कैमरे इंस्टॉलेशन, लाइव आदि को लेकर अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को पिच कमेटी के राजेश वर्मा भी JSCA पहुंचे थे। इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 3 टेस्ट राजकोट, रांची और धर्मशाला में खेले जाएंगे। इसे लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बताते चले कि बचे हुए आखिरी 3 टेस्ट मैच में पहला राजकोट में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से होकर 19 फरवरी तक चलेगी। दूसरा झारखंड की राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 23 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। वहीं आखिरी टेस्ट धर्मशाला में 7 से 11 मार्च तक खेला जाएगा। धनबाद में खनन टास्क फोर्स ने चलाया औचक अभियान, 60 से अधिक कोयला लदे ट्रकों की हुई जांच,
एक जब्त। धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अरुण रंजन के निर्देश पर कोयला, बालू और अन्य खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ जांच अभियान चलाएगा। धनबाद जिला खनन टास्क फोर्स ने मंगलवार रात 11 बजे से बुधवार अगले सुबह 3 बजे तक पूरे जिले में कोयला लदे ट्रकों को औचक जांच की। जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर और जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सिंह द्विवेदी के नेतृत्व में 3 टीम का गठन किया गया था। तीनों टीम ने जिलों के अलग अलग क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। इससे संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी और संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। जांच के दौरान लगभग 60 से अधिक कोयला लदे ट्रकों से कोयले से संबंधित कागजातों की जांच की गई। इस क्रम में अंचल अधिकारी गोविंदपुर ने एक ट्रक को जब्त किया है। जब्त किए गए ट्रक में लदे कोयले और उसके कागजात में जांच की प्रक्रिया चल रही है। जब्त किए गए ट्रक में लदे कोयले और उनके कागजात की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इधर धनबाद डीसी अरुण रंजन ने बताया कि जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा कोयला और बालू, अन्य खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। जी मेंस अप्रैल 2024 प्रवेश परीक्षा के लिए 2 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। नेशनल टेस्ट एजेंसी (NTA) ने JEE मेन अप्रैल 2024 सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च रात 11 बजे तक पूरी कर सकेंगे। वहीं आवेदन शुल्क 2 मार्च रात 11:50 तक जमा कर सकेंगे। CBT मोड पर परीक्षा 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 2 पाली में आयोजित होगी। आवेदन के क्रम में विद्यार्थी पेपर 1 BE व BTech, पेपर 2 B आर्क और पेपर 2B B प्लानिंग की चॉइस भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपये तय किया गया है। वहीं EWS OBC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 900 रुपये, महिलाओं के लिए 800 रुपये, ST SC व दिव्यांग और थर्ड जेंडर कैटेगरी के महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।